गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून 10th क्लास। मिड टर्म एग्जाम आने वाले हैं, टर्म 1 भी है, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है। लेकिन रिवीजन करेंगे, कॉन्सेप्ट को सही से समझते हुए चलेंगे। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस और चैप्टर 8, ये दोनों चैप्टर्स मैंने आपको मिड टर्म में दिए हैं, तो अच्छे से तैयारी करना है। मेरी कोशिश रहेगी कि दोनों चैप्टर्स में दोबारा से रिवाइज करवा दूं। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। बच्चों, लाइफ प्रोसेसेस क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या लिविंग बीइंग्स में जो भी प्रोसेसेस जो उनके सर्वाइवल के लिए, उनके लाइफ के बने रहने के लिए इसेंशियल होते हैं, तो दे आर द लाइफ प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, होम्योस्टैसिस, sensation, digestion, nutrition, all these are the life processes which are very essential for the living organism to sustain the life and for their survival. Okay बेटा, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक, हाँ जी बेटा, ध्यान से देखिए। न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है बच्चों? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को एनगल्फ करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, उनसे जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स बनते हैं उनको एसिमिलेट करता है और उससे वापस से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं, जिससे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है, उनकी बॉडी की ग्रोथ होती है, उनका डेवलपमेंट होता है। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। So what is the nutrition? Nutrition is a process. The nutrition is a process in which the living organism derive the nutrients from the food and assimilate them to form the complex molecule which play the role in the growth, in the development of the organism. This process is called nutrition. इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन is of two types: ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो यानी कि सेल्फ, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं, खुद वो सिंथेसाइज करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ। ओके बच्चों, तो इसमें कई सारे हैं, जैसे कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया होते हैं कीमोसिंथेटिक जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है, जो इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेज है या मिनरल्स हैं, उनसे एनर्जी डिराइव करते हैं और उस एनर्जी से फिर वो ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफ के एग्जांपल है। फिर लेते हैं हम उन ऑर्गेनिज्म को कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। अब बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो दे आर द फोटो ऑटोट्रॉफ्स। तो बच्चों, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जितने भी प्लांट है वो, तो ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं,
इनके अंदर जो पिगमेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, कैरोटीन, ये सब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो कि स्पेशली क्लोरोफिल सनलाइट को यूज करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उस एनर्जी के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज के अंदर। इसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एंड द ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज फोटोऑटोट्रॉप्स। ओके, तो मैं यहाँ इक्वेशन लिख देता हूँ फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस टेंथ क्लास, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ग्रीन एल्गी है, प्लांट है या ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो सनलाइट को अब्सॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स के द्वारा। सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में दे कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल इनटू द ग्लूकोज। वो किसमें कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। एंड बाई प्रोडक्ट के रूप में 6O2 एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल, मतलब बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस कंप्लीट प्रोसेस को कहते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस। तो व्हाट शुड बी द डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? डेफिनेशन ये है कि जो प्लांट्स हैं वो एयर से CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल पिगमेंट्स की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट करते हैं उन्हें ग्लूकोज के अंदर। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द ग्रीन प्लांट absorbs the CO2 and absorbs the CO2 from the air, absorbs the water from the soil, and in the presence of sunlight and chlorophyll pigment converts them into the glucose. This is called photosynthesis. इसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहते हैं इसे। ओके बच्चों, तो ये पार्ट था फोटोसिंथेसिस का। और इन ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म को जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हें हम फोटोऑटोट्रॉप्स कहते हैं। रॉ मटेरियल क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट लेते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहता है न्यूट्रिशन के लिए, फूड की अवेलेबिलिटी के लिए। तो इसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड द ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज हेटेरोट्रॉप। हेटेरोट्रॉप। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे।
हाँ जी, तो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को समझते हैं हम। हिट्रोट्रॉफिक हाँ जी, दोबारा से मैं बोल देता हूँ कि हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, फूड की अवेलेबिलिटी के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो इसे हम कहते हैं हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड द ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज हिट्रोट्रॉफ। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हिट्रोट्रॉफ कहते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप है सेप्रोट्रॉफ। 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 सेकंड लेते हैं, अच्छा सेप्रोट्रॉफिक कर लेते हैं। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट लेते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एंड थर्ड है होलोजॉइक। होलोजॉइक। होलोजॉइक न्यूट्रिशन। ध्यान से देखिए आप, हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 3 टाइप हैं, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक, होलोजॉइक। सेप्रोट्रॉपिक क्या है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो बैक्टीरिया हैं या फंगाई हैं वो डेड मैटर के ऊपर, डेड एनिमल के ऊपर, डेड प्लांट के ऊपर सर्वाइव करते हैं, वहां से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इस प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म है वो डेड एनिमल, डेड प्लांट या डेड ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है, दैट इज द सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसे हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सेप्रो का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग। डेड एंड डिकेइंग। जैसे कि जो बैक्टीरिया है या फंगाई है, जब भी नेचर के अंदर कोई प्लांट या एनिमल डेड हो जाता है तो वो उनके ऊपर ग्रो करते हैं, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करते हैं और अपनी सेल या बॉडी से बाहर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उनको सिंपलर में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो सिंपल मॉलिक्यूल है फिर उनको वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सेकंड लेते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है बच्चों? इसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर या सरफेस पर से न्यूट्रिशन लेता है या बॉडी के अंदर रह के वहां से न्यूट्रिशन लेता है। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसे हम क्या कहते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसे हम? दिस वन इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो ऑर्गेनिज्म इस तरीके से न्यूट्रिशन डिराइव करता है दैट इज कॉल्ड पैरासाइट, और जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करता है वो उसे हम कहते हैं होस्ट। क्या कहते हैं? होस्ट। अब इसमें भी यह है कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में भी 2 टाइप है। एक तो है एक्टोपैरासाइट, वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की सरफेस पर, बॉडी सरफेस पर रहता है और वहां से न्यूट्रिशन लेता है, तो उन्हें हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं। एक्टोपैरासाइट। उसे हम क्या कहते हैं? एक्टोपैरासाइट कहते हैं। और जो किसी होस्ट या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इनसाइड द बॉडी रहता है तो उसे हम कहते हैं एंडोपैरासाइट। क्या कहते हैं? एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट।
अंडरस्टूड बच्चों, तो समझ में आया आपको? चलिए, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम ह्यूमन के अंदर जो रहता है ना, एज ए पैरासाइट रहता है, ठीक है, और वहां से न्यूट्रिशन लेता है, बदले में हमें बीमार कर देता है। इसी तरीके से लाइस है, जुएं या लाइस जो हैं, डॉग्स के ऊपर टिक्स होती हैं, वो भी एज ए पैरासाइट। मॉस्किटो भी एज ए पैरासाइट हम हमारे बॉडी से, हमारे ब्लड से न्यूट्रिशन लेता है। कस्टूटा एक प्लांट है जो कि हेज प्लांट पर या दूसरे प्लांट के ऊपर एज ए पैरासाइट डिपेंडेंट रहता है। नेक्स्ट लेते हैं होलोजॉइट। सॉलिड फूड पार्टिकल को एंगल्फ करना और डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा उसे डाइजेस्ट करना, दिस इज कॉल्ड होलोजॉइक न्यूट्रिशन। दोबारा सुन लीजिए कि हम सॉलिड फूड पार्टिकल को मुंह के द्वारा या कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड है तो एंगल्फ करता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स उन्हें डाइजेस्ट करते हैं सेल के अंदर या बॉडी के अंदर, और जो फिर सिंपलर मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को होलोजॉइक न्यूट्रिशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड होलोजॉइक न्यूट्रिशन। तो अमीबा के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। ओके बच्चों, तो अब हम होलोजॉइक न्यूट्रिशन में अमीबा का एग्जांपल लेंगे और अमीबा के एग्जांपल को अच्छे से समझेंगे। चलिए,
बच्चों ध्यान से देखिए, द टॉपिक इज होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। इन अमीबा द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। ठीक है, कैसे? ये एक अमीबा की सेल, जब अमीबा के पास में कोई सॉलिड फूड पार्टिकल आता है, कोई फूड पार्टिकल आता है, तो अमीबा के अंदर साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन बनना शुरू हो जाते हैं। इन प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन को सूडोपोडिया कहते हैं। इन प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस को वी आर कॉल्ड सूडोपोडिया। These are called pseudopodia and this is the food particle. ओके, और ये न्यूक्लियस है। तो ये सूडोपोडिया बनते हैं और सॉलिड फूड को अंदर ले लेते हैं। इसे हम कहते हैं इंजेशन। दिस इज कॉल्ड इंजेशन। इसे हम क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। सेकंड लेते हैं डाइजेशन। जब सॉलिड फूड अंदर आ जाता है तो ये है फूड वैक्यूल। तो फूड एंटर हो जाता है फूड वैक्यूल के अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर, और इस फूड वैक्यूल से ये लाइसोसोम अटैच हो चुका है। ठीक है, फूड वैक्यूल से बच्चों लाइसोसोम अटैच हो जाते हैं, अटैच हो जाता है, और लाइसोसोम अपने एंजाइम को फूड वैक्यूल में स्टोर कर देता है। ठीक है, अब लाइसोसोम के जो डिफरेंट एंजाइम हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग, फैट डाइजेस्टिंग, वो फूड के अंदर इन डिफरेंट कंपोनेंट को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और इस प्रोसेस को, इस स्टेप को कहते हैं डाइजेशन। जब सिंपलर मॉलिक्यूल ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब बन जाते हैं, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल वगैरह, तो सेल के अंदर उनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। मैंने साथ में ऐड कर दिया। एब्जॉर्प्शन हो जाता है सेल के साइटोप्लाज्म में, फिर एमिनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इनसे वापस से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो सेल में रिक्वायर्ड होते हैं। तो सिंपलर मॉलिक्यूल से वापस से रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होना, इसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। इसे हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। और फोर्थ स्टेप है इजेशन। एसिमिलेशन होने के बाद में सेल के एक तरफ से डिफ्यूजन के द्वारा वेस्ट मटेरियल को बाहर रिलीज करना, द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल सरफेस इज कॉल्ड इजेशन। इसे हम क्या कहते हैं? इजेशन। तो इस तरीके से अमीबा के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। बच्चों टाइम कम है, जितना अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं मैं कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसका डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे अपन। चलिए बच्चों, ह्यूमन बीइंग्स में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। हमारे अंदर जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से लेकर एनस तक रन करती है। एक लॉन्ग ट्यूब है जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 21 फीट या उससे ज्यादा हो सकती है। हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है माउथ, माउथ कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर भी कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडोनम पार्ट से। लीवर के साथ में गॉल ब्लैडर है जिसमें जो बाइल जूस है वो स्टोर रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन काफी लंबी होती है, लगभग 6 फीट के आसपास, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन जो कि 1.5 मीटर, अगर इसको अपन मीटर में लें तो 1.5 मीटर, ठीक है। और
लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी विड्थ में लार्ज होती है लेकिन लेंथ इनकी कम होती है। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैं सीधा मैकेनिज्म ही समझाता हूँ क्योंकि डायग्राम बनाने के लिए इतना टाइम नहीं बचा है। डायग्राम नेक्स्ट क्लास में जरूर बनाएंगे अपन। माउथ से जब हम फूड को अंदर लेते हैं तो जो सलाइव हम चबाते हैं, क्रश करते हैं फूड को, तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है और इससे जो फूड है वो गीला हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवेरी एमाइलेज। तो सलाइवेरी एमाइलेज माउथ के अंदर फूड में प्रेजेंट स्टार्च को 30% तक डाइजेस्ट कर देता है। हमारे मुंह की पीएच या सलाइवा की पीएच 6.8 होती है। मुंह में पड़े फूड को या क्रश किए गए फूड को बॉलस कहते हैं, जो कि फेरिंक्स से नीचे उतरता है। तो फेरिंक्स से जब नीचे उतरता है तो इसे हम कहते हैं निगलना। निगलने को इंग्लिश में कहते हैं डीग्लूटिशन। डीग्लूटिशन, डीग्लूटिशन कहते हैं। ओके, फिर इसके बाद में फूड इसोफेगस से मूव होता हुआ, इसोफेगस में जो कॉन्ट्रैक्शन के मूवमेंट होते हैं उन्हें पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। वहां से फूड नीचे स्टमक के अंदर आता है। स्टमक के अंदर फूड की चर्निंग होती है। स्टमक का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है ड्यू टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक के अंदर पीएच 1 या 2 होती है। फूड गलना शुरू हो जाता है। स्टमक के अंदर दो तरीके के एंजाइम, बच्चों में प्रोरेनिन निकलता है जो कि HCl की वजह से रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है, और बड़ों में पेप्सिनोजन निकलता है जो कि पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है HCl की वजह से। तो रेनिन एंजाइम दूध की प्रोटीन कैसीन को डाइजेस्ट करता है और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाना शुरू कर देता है। ठीक है बच्चों, स्टमक में पड़े फूड को हम काइम कहते हैं। इसके अलावा स्टमक में म्यूकस रिलीज होता है जो कि स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है HCl से। अब यहाँ वहां से जो फूड है, स्टमक में 3 to 4 आवर पड़ा रहता है फूड, वहां से मूव करता है और डुडोनम में आता है। जब डुडोनम में आता है तो पेनक्रियाज का जूस भी उसमें ऐड हो जाता है और बाइल जूस भी ऐड हो जाता है गाल ब्लेडर से या लीवर से, और पीएच जो है फूड की वापस से 7-8 हो जाती है। ठीक है, बाइल जूस क्या करता है, फूड में पड़े ऑयल को या फैट को स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक करता है। ठीक है, इसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। पेनक्रियाज के जूस में प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है, काइमोट्रिप्सिन भी पाया जाता है। स्टार्च को पकाने के लिए एमाइलेज एंजाइम, और लिपिड को पचाने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। इसके अलावा बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट आयन होते हैं जो कि पीएच को वापस न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, अब जो फूड मतलब यहाँ सेमी ब्रेक हो गया फूड। ठीक है, मतलब जो पॉलीसेक्राइड हैं अब शॉर्ट चेन में या डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट होते हैं। अब यहाँ से जो ये फूड है ये आता है जेजुनम पार्ट में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, और रिमेनिंग जो सेमी मॉलिक्यूल्स हैं या डाइसेक्राइड्स हैं वो और ब्रेक होके प्रोटीन फाइनली एमिनो एसिड्स में, जो कार्बोहाइड्रेट फाइनली ग्लूकोज में, फैटी जो फैट हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे जो लैक्टियल्स हैं या ब्लड वेसल्स हैं वहाँ एब्जॉर्प्शन हो जाता है, वहाँ से टारगेट ऑर्गन और टिश्यू तक न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उन्हें विलाई कहते हैं, और वहां से एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ से फूड मूव करता है लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता, लेकिन जो वेस्ट है, मतलब जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में और मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, म्यूकस रिलीज होता है जो कि एडहियर कर देता है वेस्ट को। अब ये वेस्ट मूव करके आ जाता है रेक्टम के अंदर। रेक्टम में जब आता है तो इंपल्सेस ब्रेन में जाते हैं जिससे एनल इंस्पेक्टर ओपन होते हैं, रिलैक्स होते हैं, और एनस के थ्रू फीकल मैटर को या मल को बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों जो है डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। रिमेनिंग पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में और करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में इकोलाई बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो कि विटामिन बी को बनाते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। रिमेनिंग पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास यानी कि कल के क्लास में करेंगे, और कोशिश करूंगा कल की क्लास में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को ड्रॉ करके अपन और थोड़ा उसको इलेबोरेट करके समझेंगे और फिर आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो हैंड रेज कर दें।